अपना बस रे। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। नेशन हमारी देख रही होगी किस तरह से बहादुरी का मुजाहिरा किया उन्होंने, और अब वो अपने वतन में प्रवेश कर गए हैं। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? कश्मीर एक ऐसा नाम जिसे भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ भावनाएं जुड़ी हैं, और सेम हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी। उठो तकबीर के नारों की गरज से, मोदी जाबिर जालिम के ऐवान को हिला दो। इंडियन गवर्नमेंट के हर साल अरबों रुपए सिर्फ कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए खर्च होते हैं, एंड सिमिलरली लगते पाकिस्तान के भी हैं, लेकिन उस शांति को भंग करने के लिए। ओके, ये बात कुछ नई नहीं है, मतलब आप सब लोग इस चीज से वाकिफ हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आखिर क्यों कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट है? क्या ये गलती नेहरू की थी? क्या अगर सरदार पटेल पीएम होते तो आज पूरा कश्मीर हमारा होता? क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, और कैसे यूनाइटेड नेशन ने इस कॉन्फ्लिक्ट को एक नेवर सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बना दिया? जानेंगे इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट फॉर श्योर कश्मीर को लेकर आपका जो भी नजरिया है वो बदल देगी। जब मैं कॉलेज में था और कॉलेज इलेक्शंस की प्रिपरेशन कर रहा था, तब 5 अगस्त 2019 को बीजेपी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 370 को हटा दिया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इसके बाद पूरे देश ने इसको मतलब एक भयंकर तरीके से सेलिब्रेट करा, एंड ऑफ कोर्स मैंने भी। कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। लेकिन तब मैं सच बताऊं तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मुझे ऐसा कुछ खास पता नहीं था, एंड आई वाज जस्ट कि 2-3 नारे लगा लिए एंड ओवर। बट मैं गलत था। अब उन बातों को 2 साल हो चुकी हैं, और अभी भी कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट एक कॉन्फ्लिक्ट ही है, और मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी, और इसी चीज को जानने के लिए मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी। क्यों हम कोई गलत काम कर रहे हैं? देखो, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को जानने के लिए उसकी प्रेजेंट कंडीशन को ना देखकर उसके अतीत को जानना जरूरी है कि आखिर उस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ क्या है, और खासकर इस कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें पास्ट में हुई घटनाओं को अच्छे से जानना और समझना होगा। Stirred by intense religious passion, communal strife has shed much blood. It still continues. Can Hindus and Muslims live peacefully together? 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ। इस एक्ट के तहत इंडिया को 15 अगस्त के दिन आज़ादी मिल रही थी, और सिमिलरली पाकिस्तान को इंडिया से। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में ये लिखा था कि ब्रिटिश इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करा जाएगा। एक सेकुलर कंट्री इंडिया, जिसमें आज हम जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं, और एक इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान, जिसमें आज टेररिस्ट रहते हैं। 1947 में इंडिया का लगभग 60% हिस्सा फुल्ली ब्रिटिश कंट्रोल था, और बाकी का बचा 40% पर प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश मिलजुल कर रूल करते थे। इसीलिए उन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में एक बात रखी कि सभी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया या पाकिस्तान में से किसी भी देश में जुड़ने का पूरा अधिकार है, और अगर वो इन दोनों में से किसी भी देश का हिस्सा नहीं बनना चाहती तो वो खुद भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन सकती है। सभी रियासतों को अपना फैसला करने के लिए 15 अगस्त तक का टाइम दे दिया गया, और इसी दौरान ब्रिटिश ने इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को ड्रॉ करने के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ को इंडिया भेजा, और उसे बस 40 दिन में बॉर्डर बनाने का काम सौंप दिया। रेडक्लिफ को इंडिया की ज्योग्राफी और एथनिसिटी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उसने जल्द से जल्द बॉर्डर बना दिए, लेकिन उसने जल्दबाजी में एक ऐसा बॉर्डर बनाया जिससे एक बहुत ही भयानक सिचुएशन दोनों नए बने देश के सामने आ गई। पाकिस्तान में मुसलमान हिंदुओं को मारने लग गए, और इंडिया में हिंदू मुसलमानों को। Communal hatred flares up in the Punjab. Fleeing from their looted, blood-stained towns comes a new exodus, 1 million displaced persons. Independence has not yet brought them peace.
इस पार्टीशन में लगभग 15 से 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी और करोड़ों लोग बेघर हो गए। सिचुएशन दोनों देश के बीच बिगड़ती ही जा रही थी और इन्हीं कंडीशन को देखते हुए ब्रिटिश ने इमरजेंसी टाइम के लिए दोनों देशों की मिलिट्री को अपने अंडर कर लिया। और आई थिंक वो सही भी था, वरना उस टाइम और भी ज्यादा वॉर्स होती और कॉन्फ्लिक्ट्स होते। इसका फैसला ब्रिटिश के वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया माउंटबेटन ने किया था। अब धीरे धीरे 15 अगस्त की तारीख भी पास आ रही थी और लगभग जो भी छोटी बड़ी हिंदू राजाओं की रियासतें थी उन्होंने सेकुलर इंडिया को ज्वाइन कर लिया था और जो मुस्लिम मेजोरिटी राजा थे उन्होंने पाकिस्तान को। यह काम इतना आसान नहीं था जिस हिसाब से मैंने बोल दिया कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया एंड ऑल, बट ऑल थैंक्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उस टाइम भारत के होम मिनिस्टर भी थे और साथ ही रियासत मंत्रालय के प्रमुख भी थे। उन्होंने अपने लॉयर के एक्सपीरियंस और गट्स के साथ लगभग सभी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया था। नुकसान होता है, वो चीज हमें समझ के हमें जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है वो घुमाना नहीं चाहिए। ये सच है कि सरदार पटेल ने कई रियासतों को डरा धमकाकर भारत का हिस्सा बनाया था, लेकिन जिस डराने और धमकाने से एक देश बनता हो, एक यूनिटी बनती हो, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ओके, इन नंबर्स अगर हम उस टाइम की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया में लगभग 565 अलग अलग रियासतें या फिर प्रिंसली स्टेट्स थी। 548 रियासतों ने भारत में एक्सेशन कर लिया था और 14 मुस्लिम रूल स्टेट्स ने पाकिस्तान में। सो 548 + 14 = 562। ओके, सो अब बाकी की बची 3 प्रिंसली स्टेट्स थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। अब माउंटबेटन, जो कि उस टाइम हमारे गवर्नर जनरल थे और इस पार्टीशन को ब्रिटिश की तरफ से लीड भी कर रहे थे, वो ये समझ गए थे कि जूनागढ़ और हैदराबाद का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। बात कहीं ना कहीं कश्मीर में फंसेगी, क्योंकि कश्मीर ही तीनों में से अकेली ऐसी स्टेट थी जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों से बॉर्डर शेयर करती थी। और वहाँ की एक इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि वहाँ का राजा तो हिंदू था, लेकिन वहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम थी। और इस इशू को डिस्कस करने के लिए माउंटबेटन 9 जून 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से मिलने के लिए श्रीनगर गए। हरि सिंह एक बहुत ही ऐशो आराम वाला राजा था और आमतौर पर सभी राजा ऐसे ही होते थे। माउंटबेटन और हरि सिंह की मीटिंग स्टार्ट हुई। माउंटबेटन ने राजा को समझाया कि आप 15 अगस्त से पहले पहले अपना जो भी फैसला है वो हमें बता दीजिए, वरना उसके बाद आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप इंडिया और पाकिस्तान में से जिसमें आपका मन चाहे उसमें जुड़ जाइए, यही आपके और आपकी प्रजा के लिए इन फ्यूचर अच्छा होगा। राजा बोला, अगर मैं इन दोनों में से किसी से भी ना जुड़ना चाहूँ तो, अगर मैं अपनी स्टेट को इंडिपेंडेंट बनाना चाहूँ तो। माउंटबेटन ने बोला कि लीगली आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 बड़े देशों के बीच में एक छोटा देश कभी भी सरवाइव नहीं कर पाता। माउंटबेटन ने तो यहाँ तक ये भी बोल दिया था कि अगर आप पाकिस्तान में जाना चाहो तो इंडिया को उससे कोई भी इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आप इंडिया में आओगे तो पाकिस्तान कुछ न कुछ हरकतें करेगा जो कि इंडिया आसानी से संभाल लेगा। लेकिन महाराजा हरि सिंह को अपनी राजशाही से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार था। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर वो इंडिया में जुड़ा तो नेहरू एक सोशलिस्ट और लोकतांत्रिक आदमी है, उसकी राजशाही तो चल नहीं पाएगी, और अगर वो पाकिस्तान में गया तो एक मुस्लिम कंट्री के अंदर एक हिंदू राजा को कौन रूल करने देगा। हरि सिंह बिल्कुल असमंजस में पड़ गया और उसने माउंटबेटन को कोई भी जवाब नहीं दिया। माउंटबेटन ने जाते वक्त हरि सिंह को बोला कि कल मैं वापस दिल्ली जाते टाइम आपसे एक बार मिलकर जाऊंगा, तब तक आप अपना विचार जो भी हो वो बना लीजिए और मुझको बता देना। अगले दिन माउंटबेटन महल में पहुंच गए और दरबारियों को बोला कि भाई बुलाओ राजा को। हरि सिंह की एक खासियत थी कि जब भी उसे किसी से मिलना नहीं होता था तो वो एक चिट्ठी पर मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं मिल पाऊंगा, ऐसा लिखकर दरबारियों के हाथों भिजवा देता था। और किसी को क्या पता था कि वो पेट दर्द आने वाले समय में हमारे लिए इतना बड़ा सरदर्द बन जाएगा। माउंटबेटन वापस दिल्ली लौट आए और जाकर मीटिंग में हुई सारी बातें नेहरू और सरदार पटेल को बता दी। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया और अगले ही दिन 15 अगस्त 1947 को हमारे प्यारे देश को भी अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई।
लेकिन अभी भी जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और साथ ही कई फ्रेंच और पोर्टुगीज टेरिटरी जैसे गोवा, पोंडुचेरी, दमन एंड दीव अभी तक इंडिया के अंडर नहीं आई थी। बट ये एक अलग इशू है, ये एक अलग टॉपिक है। अगर आप चाहते हो तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में लिख देना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के बारे में, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। Stands inscrutable and aloof. Today, the fate of 400 million Indians is in the hands of these leaders. आज़ादी के ठीक एक महीने बाद 15 सितंबर 1947 को सबसे पहला स्टेप उठाया जूनागढ़ ने। जूनागढ़ आज के गुजरात एरिया का ही एक हिस्सा था। जूनागढ़ का जो राजा था वो एक मुसलमान था, महाबत खान, और वहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी हिंदू। महाबत खान ने पाकिस्तान में एक्सेशन कर लिया था और जिन्ना से मिलकर सभी डॉक्यूमेंट्स पर साइन भी कर दिए थे। ये डॉक्यूमेंट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये वही डॉक्यूमेंट्स है जो उसने साइन करे थे। जैसे ही ये बात वहाँ की जनता और सरदार पटेल को पता लगी तो इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प से जूनागढ़ के हिंदुओं ने लगभग 5 महीने चला महाबत खान के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा विद्रोह शुरू कर दिया और महाबत खान अपनी जान बचाकर जूनागढ़ से पाकिस्तान भाग गया। अब जूनागढ़ का जो दीवान था, मतलब एक चीफ मिनिस्टर टाइप मान लो, उसने भारत सरकार को एक लेटर लिखा कि जनता की मांग को देखते हुए हमें ऐसे लगता है कि जूनागढ़ हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा होना चाहिए, तो आप कृपया यहाँ पर आकर सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर लीजिए। अब सरदार पटेल ने बोला कि अगर हम ऐसे ही जूनागढ़ को अपना हिस्सा बना लेंगे तो आगे इतिहास में दुनिया इसको कब्जाया हुआ हिस्सा समझेगी। इसीलिए पटेल ने जूनागढ़ में जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट करवाने का प्रस्ताव रखा। जो जूनागढ़ के लोग थे उन लोग अपने रास्ते से जाते थे, वही रास्ते गए, उसमें हमने किसने रास्ता दिया नहीं और हमने न कोई चीज उसको दिया, कोई न साथ दिया, और जूनागढ़ में एक मक्खी भी मारनी नहीं पड़ी, किसी के ऊपर कोई हथियार चलाना ही नहीं। प्लेबिसाइट मतलब जनता की राय जानना, जिसमें अल्टीमेटली सबको पता था कि हिंदुओं ने भारत के पक्ष में ही वोट डालना है। अब बेचारा जिन्ना उस पेपर को देखता रह गया और बोलता रह गया कि जूनागढ़ तो हमारा है भाई, हमारे पास सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स है, सभी पेपर्स है। बट उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। अब बचे 2, हैदराबाद और कश्मीर। हैदराबाद के निज़ाम का नाम था उस्मान अली खान। आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान और इंडिया दोनों हैदराबाद पर प्रेशर बना रहे थे। अब हैदराबाद में दिक्कत ये थी कि दोनों धर्म के लोगों की पॉपुलेशन लगभग बराबर थी और उस टाइम का हैदराबाद एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्टेट था। उस्मान अली को ये पता था कि वो ऐसे तो हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं बना पाएगा, इसलिए उसने 12 नवंबर 1947 को इंडिया के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन करा, जिसमें उसने भारत से 1 साल का टाइम मांगा अपना फैसला बताने के लिए। और इन्हीं 2 घटनाओं के बीच होती है कश्मीर की घटना, मतलब 15 सितंबर और 12 नवंबर 1947 के बीच में। अब इस कहानी में मैं एक नया कैरेक्टर आप लोगों से इंट्रोड्यूस करूँगा, शेख अब्दुल्ला, जो कि कश्मीर का रहने वाला था, फारूक अब्दुल्ला का पिता और उमर अब्दुल्ला का दादा। ये सभी अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता हो तो। लेकिन शेख अब्दुल्ला का ऐसा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। शेख अब्दुल्ला ने 1945 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी MSc कंप्लीट करी। शेख अब्दुल्ला नेहरू के अच्छे मित्र थे, दोस्त इन द सेंस उनकी आइडियोलॉजी एक दूसरे से मिलती थी, इसीलिए उनकी बातचीत अच्छी थी। नेहरू जी भी सोशलिस्ट थे और डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक सोच रखते थे, और शेख अब्दुल्ला भी। और दोनों में एक सिमिलर चीज़ ये भी थी कि वो मुस्लिम लीग के बिल्कुल खिलाफ थे। ओके, बैक टू द स्टोरी। जैसे ही अब्दुल्ला की MSc पूरी हुई तो वो वापस एक अच्छी पद की नौकरी की तलाश में कश्मीर लौट गया, लेकिन उसे कोई अच्छे पद की नौकरी मिली नहीं, क्योंकि महाराजा हरि सिंह बड़े पद के ऊपर किसी भी मुसलमान को नौकरी देने से बचता था। ये बात शेख अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा बेकार लगी कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसे सरकार में एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है। और तभी उसने अक्टूबर 1946 में कश्मीर वैली में ही एक कश्मीर छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया। यहाँ इंडिया में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और कश्मीर में कश्मीर छोड़ो आंदोलन। उस टाइम शेख अब्दुल्ला पूरे कश्मीर रीजन की एक इकलौती आवाज़ बनकर सबके सामने आया और कश्मीर वैली के सभी लोग अब्दुल्ला की बातों को सुनते भी थे और मानते भी थे।
राजा ने हालत को देखते हुए शेख अब्दुल्ला को जेल में बंद करवा दिया, क्योंकि अब राजा पर पाकिस्तान और इंडिया दोनों की तरफ से वैसे ही प्रेशर था और अब वो एक नया सरदर्द अपने खुद के देश में नहीं चाहता था। ओके, इन शॉर्ट, शेख अब्दुल्ला कश्मीर जेल में है, जिससे हरि सिंह बहुत ज़्यादा नफरत करता है और नेहरू का वो अच्छा दोस्त है। इसी के चलते 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो जाता है। ठीक एक महीने बाद जूनागढ़ पाकिस्तान में एक्सेशन कर लेता है, लेकिन वहाँ की जनता इस एक्सेशन का विरोध कर देती है। सो अब जिन्ना ने जूनागढ़ से तो हाथ धो दिया था, इसीलिए उसने अब कश्मीर के सपने देखने स्टार्ट करे। पाकिस्तान के लोग जब भी सपना देखते तो उन्हें अपने सपने में कश्मीर का हिस्सा सबसे पहले दिखाई देता था। जिन्ना को ये पता था कि अगर वो कश्मीर पर डायरेक्ट अटैक कर देगा तो पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन जिन्ना जूनागढ़ में जो हुआ वो देख चुका था कि राजा के कुछ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट लास्ट जो वहाँ की जनता कहेगी वो ही आखिरी में सुना जाएगा। इसीलिए जिन्ना ने एक प्लान बनाया, जिसको पाकिस्तान के सेना के ही एक सीनियर ऑफिसर अकबर खान ने लीड करा। अकबर खान ने वजीरिस्तान से कबायली यानी ट्राइबल मुस्लिम लोगों की एक अनऑर्गेनाइज्ड आर्मी बनाई, जिसे उसने आज़ाद कश्मीर फौज का नाम दिया। वजीरिस्तान पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है। और ये सब बातें मैं सुनी सुनाई नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी बातें पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के सामने एक्सेप्ट करी थी। 20 अक्टूबर 1947 को लगभग 10,000 लोगों की सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर फौज ने सभी हथियार और साजो सामान के साथ हज़ारों ट्रक्स में बैठकर श्रीनगर की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दिया। और थोड़े समय के बाद ही ये बात हरि सिंह के कानों तक पहुंच गई। आई डोंट नो क्यों हरि सिंह को अपनी सेना पर इतना विश्वास था। उसने बोला कि ये लोग मेरी सेना का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वहीं हरि सिंह की सेना के जो ब्रिगेडियर थे राजेंद्र सिंह, उन्होंने हरि सिंह को बोला कि हुजूर, हमारी सेना के लगभग 50 से 60% जो सैनिक हैं वो मुसलमान हैं, और अगर वो उस आज़ाद कश्मीर फ़ौज के साथ मिल गए तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। हरि सिंह ने बोला कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को युद्ध करने का आदेश दे दिया। अब वो आज़ाद कश्मीर फौज 21 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद पहुंच गई। मुजफ्फराबाद से श्रीनगर बस 150 किलोमीटर दूर था। अब धीरे धीरे राजा को घबराहट महसूस होने लग गई थी, लेकिन वो चाहता नहीं था कि वो भारत से मदद मांग ले। एक तारीख और आगे बढ़ी। 22 अक्टूबर को आज़ाद कश्मीर सेना उरी पहुंच गई और इसी दिन वो हुआ जिसका डर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को पहले से था। सेना के एक बहुत ही बड़े मुस्लिम हिस्से ने आज़ाद कश्मीर फौज को ज्वाइन कर लिया था। जैसे ही ये खबर श्रीनगर पहुंची तो श्रीनगर के जितने भी लोग थे वो घबरा गए और जल्द से जल्द ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने राजा हरि सिंह को जम्मू शिफ्ट करवा दिया। जम्मू पहुंचकर राजा ने दिल्ली फ़ोन मिलाया और हाथ जोड़कर मदद मांगी कि आप प्लीज़ हमारी मदद करो और प्लीज़ इनको निकालो। दिल्ली में इसको लेकर मीटिंग स्टार्ट हुई, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, माउंटबेटन और वीपी मेनन, जो कि उस टाइम के एक बहुत ही जाने माने सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने इस पर डिस्कशन स्टार्ट करा। नेहरू और पटेल हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे, लेकिन माउंटबेटन ने इसका सपोर्ट नहीं करा और रीज़न दिया कि क्योंकि जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है ही नहीं, और अगर आप कश्मीर में अपनी आर्मी भेजते हो तो आप साफ साफ एक इंटरनेशनल वॉर स्टार्ट कर रहे हो, जो कि ब्रिटिश के इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के बिल्कुल खिलाफ था। अब पटेल बिल्कुल गुस्से में आ गए और वीपी मेनन को जम्मू भेजा राजा से बात करने के लिए। इसी टाइम आज़ाद कश्मीर फौज उरी से श्रीनगर के लिए रवाना हो चुकी थी और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के पास बस एक ही रास्ता बचा था उन कबायली लोगों को रोकने का, और वो था उरी और श्रीनगर को कनेक्ट करने वाले इकलौते ब्रिज को ध्वस्त करने का। राजेंद्र सिंह ने बिल्कुल ऐसा ही किया और इसी के दौरान वो वहीं शहीद हो गए। अब ना कश्मीर की सेना उरी जा सकती थी और ना ही वो आज़ाद कश्मीर फौज श्रीनगर आ सकती थी। राजेंद्र सिंह जाते जाते कश्मीर को 2 दिन दे गए। अगर वो 2 दिन कश्मीर को नहीं मिलते तो आज ये विवाद होता ही नहीं, पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान का हो चुका होता। बट वीर राजेंद्र सिंह की इस बहादुरी की वजह से ऐसा नहीं हुआ। अब वीपी मेनन जम्मू पहुंचे और राजा को समझाया कि जब तक जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बनेगा तब तक भारतीय सेना कश्मीर में घुसकर उन लोगों से नहीं लड़ पाएगी। और फिर राजा ने स्थिति को समझते हुए उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर लिया और इसी चीज का विवाद बन गया। पाकिस्तान का कहना यह था कि राजा ने मजबूरी के अंदर साइन करा था, लेकिन जैसा भी साइन था भाई वो साइन था।
वीपी मेनन जल्दी से डॉक्यूमेंट लेकर दिल्ली भागे और जाकर वो डॉक्यूमेंट नेहरू जी को दे दिया। अब कश्मीर में हालत और बिगड़ गई थी। आज़ाद कश्मीर फौज ने अब एक टेम्परेरी ब्रिज बनाकर रिवर क्रॉस कर ली थी और तभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे आज भी कश्मीर के लोग अगर याद करते हैं तो वो कांप जाते हैं। श्रीनगर से 50 किलोमीटर पहले एक बारामूला नाम का शहर पड़ता है। उन दरिंदे, भेड़िए, कबायली लोगों ने उस शहर में मारकाट और गैंगरेप स्टार्ट कर दिए। ऐसा माना जाता है कि इस इंसिडेंट के बाद बारामूला की बस 1/3 पॉपुलेशन ही बची थी और आज भी बारामूला के लोग इस दिन को एक ब्लैक डे के नाम से हर साल ऑब्जर्व करते हैं। नेहरू ने डॉक्यूमेंट हाथ में आते ही मीटिंग बुलाई। अच्छा, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में ये भी लिखा था कि किसी भी राजा के साइन के बाद माउंटबेटन के भी साइन उस डॉक्यूमेंट पर होने जरूरी है, तभी जाकर वो स्टेट इंडिया का हिस्सा बनेगी। अब नेहरू, पटेल और माउंटबेटन की मीटिंग स्टार्ट हुई। नेहरू ने बोला कि आप इस पर साइन करो, कश्मीर हमारी स्टेट बन जाएगा और फिर कश्मीर को हम सैन्य सहायता यानी मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड कर देंगे। माउंटबेटन ने नेहरू और पटेल को समझाया कि इस समय आप नए नए आज़ाद हुए हैं, आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है और आपको आगे दिक्कत हो सकती है। पटेल ये सुनते ही गुस्से में आ गए और बोले कि हम 4 दिन भूखे रह लेंगे लेकिन कश्मीर की मदद कर कर रहेंगे। और यही सेम स्टैंड नेहरू का भी था। फाइनली माउंटबेटन ने उस एक्सेशन के डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया। ये है वो डॉक्यूमेंट जो राजा ने और माउंटबेटन दोनों ने साइन करा था। अब रात होते होते श्रीनगर चारों तरफ से घिर चुका था और आज़ाद कश्मीर फौज का प्लान था सुबह श्रीनगर को इन्वेड करने का। तभी सुबह के 4 बजे दिल्ली और सफदरजंग एयरपोर्ट से मिलिट्री के एयरप्लेन्स ने टेक ऑफ करा और सूरज निकलने से पहले श्रीनगर पहुंच गए। नेहरू ने हरि सिंह पर दबाव बनाकर शेख अब्दुल्ला को जेल से बाहर निकलवा दिया था। शेख अब्दुल्ला ने स्वागत से लेकर कश्मीर में हेल्प करने तक इंडियन आर्मी का पूरा साथ दिया, क्योंकि शेख अब्दुल्ला किसी भी हालत में कश्मीर को पाकिस्तान का एक हिस्सा नहीं बनने देना चाहता था। वो कश्मीर में एक लोकतंत्र चाहता था, इसलिए उसने और उसके साथियों ने मिलकर भारतीय सेना का साथ दिया। कुछ ही दिनों में भारतीय सेना ने श्रीनगर से कश्मीर हिंद फौज को पीछे धकेल दिया और आगे तक लड़ाई शुरू कर दी। अब वहां जिन्ना के पेट में दर्द शुरू हो गया और उसने ब्रिटिश के कमांडर, जो कि उस टाइम पाकिस्तान की मिलिट्री को कंट्रोल कर रहे थे, उन्हें एक लेटर लिखा कि हमें भारतीय सेना के खिलाफ कश्मीर में लड़ाई लड़नी है, तो मिलिट्री को ऑर्डर्स दो कश्मीर जाने के। कमांडर ने उस लेटर के ऑर्डर को सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया और रीजन दिया क्योंकि जम्मू और कश्मीर आपके देश का हिस्सा है ही नहीं, इसलिए आप वहां अपनी सेना नहीं भेज सकते। अब यहाँ तो जिन्ना की चाल चली नहीं, इसलिए उसने दिल्ली फोन मिलाकर नेहरू और माउंटबेटन को इस इशू पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान बुलाया। सरदार पटेल ने नेहरू को पाकिस्तान जाने से रोका और बोला कि हम वहां क्यों जाएं? लड़ाई उन्होंने स्टार्ट करी है तो वो यहाँ पर आएंगे और हमें मिलना भी क्यों है? हमारे पास एक्सेशन के डॉक्यूमेंट्स है, सभी प्रूफ है, व्हाई यू वांट टू मीट देम? ये कहकर सरदार पटेल पीएम ऑफिस से चले गए। नेहरू ने भी सरदार पटेल की बात मानी और वो भी पाकिस्तान नहीं गया। अगले ही दिन माउंटबेटन 1 नवंबर 1947 को पाकिस्तान गए और जिन्ना से मीटिंग करी। जिन्ना ने बोला कि मैं इस विलय पत्र को यानी एक्सेशन के डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। माउंटबेटन ने बोला कि आपके एक्सेप्ट करने या ना करने से क्या होता है? हरि सिंह ने इस पर साइन कर दिया, मैंने साइन कर दिया, आपके मानने या मानने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्ना ने बोला कि जैसे भारत जूनागढ़ में प्लेबिसाइड कर रहा है, ऐसे मैं भी कश्मीर में एक प्लेबिसाइड चाहता हूँ। तो माउंटबेटन ने बोला कि हाँ, मैंने सरदार पटेल से बात कर रखी है, जैसे ही वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम होगी तो वहाँ एक प्लेबिसाइड करवा देंगे। यहाँ जिन्ना और माउंटबेटन की बात जारी थी, तभी अगले ही दिन 2 नवंबर को नेहरू कश्मीर के दौरे पर गए और वहाँ उन्होंने एक स्पीच दी और वादा करा कि वो कश्मीर में प्लेबिसाइड करवा के रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि यहीं से जो कश्मीर इशू था उसमें भारत का जो स्टैंड था वो थोड़ा कमज़ोर होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब जब भी कश्मीर की बात होती थी तो प्लेबिसाइड की शर्त सबसे पहले सामने आती थी। इसीलिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नेहरू ने देश के साथ गद्दारी करी और पता नहीं ऐसे ही और भी कई कहानियां हैं। मेरे हिसाब से अगर गांधी जी नेहरू की जगह होते तो वो भी ऐसा ही करते, लेकिन हाँ, अगर सरदार पटेल पीएम होते तो आज कंडीशन कुछ अलग होती, बट कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। इस युद्ध को स्टार्ट हुए अब 2 महीने हो चुके थे और भारतीय सेना हर दिन कश्मीर में आगे बढ़ती जा रही थी
और तभी 31 दिसंबर 1947 को नेहरू से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। नेहरू ने इस मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चैप्टर 6 के तहत एक कंप्लेंट दर्ज करवाई, जिसमें नेहरू को पूरा भरोसा था कि ब्रिटेन और यूएसए इंडिया का ही सपोर्ट करेंगे। बट हुआ बिल्कुल उल्टा। यूएसए और ब्रिटेन ने इंडिया के खिलाफ स्टैंड लिया। इससे नेहरू बहुत ज़्यादा निराश हुए। वो जिनकी वजह से यूएन में ये बात लेकर आए थे, उन्होंने तो वहाँ धोखा देना शुरू कर दिया था। यूएन में उसको लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई और फाइनली 21 अप्रैल 1948 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन नंबर 39 पास करा, जिसको यूएन ने 3 हिस्सों में बांटा और उन्हीं 3 हिस्सों से आगे की कहानी बनती है। तो यूएन रेजोल्यूशन का सबसे पहला हिस्सा था सीज फायर ऑर्डर, CFO, जिसका मतलब था कि दोनों देशों की आर्मी अभी जहां है वो वहीं रुक जाएगी और टेम्परेरी बेसिस पर जहां दोनों ने युद्ध रोका है उसी को एक इंटरनेशनल बॉर्डर मान लिया जाएगा। अच्छा, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है। अभी तक पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट नहीं करा था कि उसकी आर्मी भी इसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन इंडिया ने वहाँ जब सबूत दिखाए तब कुछ बहाने मारकर उसने सभी के सामने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, हमने अपने सोल्जर्स को कश्मीर में भेजा था। 31 दिसंबर 1948 को दोनों देशों ने सीज फायर ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया और जिस पोजीशन पर उन्होंने इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करा था उसे LOC का नाम दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसीलिए आज जो कश्मीर एरिया का मैप है वो भारत में तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा और पाकिस्तान में ऐसा, लेकिन अगर आप असली मैप देखो तो वो कुछ ऐसा है। एंड ये बात इंडिया में सिर्फ 30% लोगों को ही पता है। आई डोंट नो व्हाई। ओके, अब फर्स्ट स्टेप दोनों देशों ने मान लिया और बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर लिया। अब बारी आती है दूसरे हिस्से की, जो कि पूरे रेजोल्यूशन का सबसे बड़ा विवादित पार्ट है और सरप्राइजिंगली ये इंडिया के फेवर में था, जिसे यूनाइटेड नेशन में ट्रूस एग्रीमेंट का नाम दिया गया। ट्रूस एग्रीमेंट में इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स बताए गए। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान ने यूएन में सबके सामने ये एक्सेप्ट करा था कि सबसे पहले उन्होंने अपने सोल्जर्स और पाकिस्तान के कबायली लोगों को कश्मीर में भेजा था, इसीलिए शुरुआत की 2 कंडीशन पाकिस्तान पर लागू हुई। सबसे पहली कंडीशन थी कि पाकिस्तान के जितने भी सोल्जर्स कश्मीर में अभी प्रेजेंट हैं और युद्ध लड़ रहे हैं वो सब वापस पाकिस्तान में लौट जाएं। सेकेंड कंडीशन थी कि जो भी पाकिस्तान के सिटीजन्स यानी आज़ाद कश्मीर फौज के लोग कश्मीर में हैं वो सभी वापस कश्मीर से पाकिस्तान लौट जाएं। और थर्ड पॉइंट में लिखा है कि जब यूनाइटेड नेशन इंडियन गवर्नमेंट को ये सूचना देगा कि पाकिस्तान ने दोनों कंडीशन मान ली है, तब इंडियन आर्मी वहाँ से धीरे धीरे करके अपने सभी सोल्जर्स को वापस बुला लेगी। और जैसे ही ये ट्रूस एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा और कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी, तब जम्मू एंड कश्मीर में एक जनमत संग्रह करवाया जाएगा कि वो किस देश में जुड़ना चाहते हैं। सो दोस्तों, ये था यूएन का पूरा रेजोल्यूशन। अब इंडिया और पाकिस्तान ने CFO यानी सीज फायर एग्रीमेंट तो अच्छे से मान लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ट्रूस एग्रीमेंट की पहली दोनों कंडीशन में कभी भी यानी अब तक भी इस कंडीशन को नहीं माना। और जब तक पाकिस्तान उन कंडीशन को नहीं मानेगा तब तक इंडियन आर्मी कश्मीर से वापस आ नहीं सकती और इसीलिए वहाँ आज तक भी प्लेबिसाइट नहीं हो पाया है। और ऐसे हुआ था फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। ये वीडियो पूरी नहीं है, मतलब कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट का एक आधा हिस्सा है। आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया पाकिस्तान एक नई स्टोरी बनती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अब तक अच्छे से समझ आई होगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कश्मीर इशू की पूरी हिस्ट्री बताई है। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसीलिए आगे की स्टोरी को हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जो कि मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। एंड गाइज बिलीव मी, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप इस दुनिया में कुछ भी सीख और समझ सकते हो, क्योंकि आप में पेशेंस और कुछ नया सीखने की चाह है। सो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट करें। एक वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता है एंड इट टुक अ लॉट ऑफ रिसर्च। मैं ऐसे ही आपके लिए अपने रिसर्च लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।